गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल साइट फॉर स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 3 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज ही मैं ख़त्म करूँगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस सही से आज आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा होता, तो प्लीज़ डोंट माइंड। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कि क्या है, यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म। डू यू नो व्हाई? आपने देखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जब वो जल रहा होता है तो वो गर्म हो जाता है। वो क्यों होता है, इसका आंसर हम पढ़ेंगे। चलिए एक्टिविटी पहले 14.2 समझते हैं। क्या है कि हमें एक इलेक्ट्रिक सेल लेते हैं, एक बल्ब, एक स्विच और कनेक्टिंग वायर्स, यानी कि जो भी सर्किट के सामान होता है वो सब। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट बना देते हैं, जो कि 14.9 फिगर में हमें दिखा रखा है भाई। ये सही से इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया हमने, जिसका स्विच जो की है वो ऑफ है। और इस एक्टिविटी को आप सिर्फ एक ही सेल से करें, बैटरी से ना करें। ये जो स्विच है इसको ऑफ ही रखें, ऑफ पोजीशन में रखें। क्या बल्ब ग्लो करेगा? बल्ब को छूकर देखिए और फिर इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन पोजीशन में कर दीजिए और फिर बल्ब को ग्लो करने दीजिए 1 मिनट या उससे ज़्यादा तक। और फिर बल्ब को टच करिए, आपको कुछ डिफरेंस फील होगा। क्या डिफरेंस होगा कि जब आप स्विच को वापस में ऑफ पोजीशन में कर देंगे, जब आप दोबारा बल्ब को टच करिए, आपको देखिए क्या होगा कि आपको जब आप ऑफ पोजीशन में रखेंगे, जब आपको बल्ब कूल लगेगा, मतलब गर्म नहीं होगा। और जब ऑन पोजीशन में रखेंगे तो बल्ब हॉट हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए एक्टिविटी 14.3 भी समझ लेते हैं। क्या है कि एक सर्किट डायग्राम बनाना है आपको, जो कि 14.10 इस वाली फिगर में आपको दिखा रखा है। क्या करना है आपको, एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस लेना है नाइक्रोम वायर का, और इसको बांध देना है नेल्स के बीच में, जैसे कि इसमें बांध रखा है। देखिए किससे क्या बांध रखा है आपने, ये इस तरह से नेल्स के बीच में आप रख देंगे। यू कैन गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, और यू कैन यूज अ पीस ऑफ डिस्कार्ड कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, डिस्कार्डेड कॉइल यानी कि जो खराब हो जाती है, जैसे ये वाली आपको ये येलो पार्ट दिख रहा होगा, ये इसकी कॉइल होती है। अब क्या करना है, वायर को टच करिए और आपको क्या करना है कि जो करंट है उसे स्विच ऑन कर दीजिए। और क्या है कि स्विच को ऑन पोजिशन में आप कर दीजिए। अब कुछ सेकंड बाद क्या होगा कि आप वायर को टच करके देखिए, उसको ज़्यादा देर तक मत पकड़िए और ऑफ को करंट को ऑफ कर दीजिए। फिर टच करिए वायर को थोड़ी देर बाद। क्या होता है, जो वायर होगी वो हॉट हो जाएगी जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होगा। ये क्या है, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब भी करंट पास होता है तो जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। जैसे आपका टीवी, टीवी क्या है, टीवी को जब भी आप चलाएंगे तो क्या कर देखेंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाती है। वही सब बात है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यही है कि जब उसमें से करंट पास होगा तो वो चीज़ सीधी सीधी गर्म हो जाएगी। तो हीटर भी इसी तरीके से आपका काम करता है। देखिए जैसे ये हीटर है, अब हीटर भी आपका इस तरीके से काम करते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, गर्म हो गया, गर्म हवा दे रहा है। लेकिन आप सोचेंगे एसी, एसी में कैसे होता है। एसी में क्या होता है, वो आउटसाइडर लगे होते हैं, आपको पता ही होगा। तो उससे जो गर्म हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, इसी वजह से हमें ठंडी हवा मिलती है। ठीक है, क्या आप कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस सोच सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा हो? हाँ, और उनका अप्लायंसेस का एक लिस्ट बनाइए। आपने देखा होगा कि जो रूम हीटर होता है या फिर इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसे कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। क्यों? ये इसमें देखिए कॉइल होती है वायर की, और ये जो कॉइल है वायर की इसको हम कहते हैं एलिमेंट। ये जो वायर की कॉइल है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब ये अप्लायंसेस स्विच ऑन हो जाते हैं, जब उनको कनेक्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से, तो जो उनके एलिमेंट्स हैं वो रेड हॉट हो जाते हैं, यानी रेड कलर के गर्म हो जाते हैं और हीट को देते हैं। जैसे बल्ब, बल्ब की जो फिलामेंट होती है उसको एलिमेंट कहेंगे। बल्ब की जो फिलामेंट होगी उसे एलिमेंट कहेंगे। ये भी आप जब भी देखेंगे तो ये रेड कलर का हो जाता है, गर्म हो जाता है और हीट पास आउट करता है। इसी तरीके से देखिए ये जो आपका ब्लैक ब्लैक से पार्ट दिख रहा है, ये इसका एलिमेंट है प्रेस का, एलिमेंट है इलेक्ट्रिक प्रेस का। तो आप जब भी इसे खोल देखेंगे तो देखिए ये भी का रेड रेड हो जाता है और इसी वजह से हीट निकलती है। इसी वजह से आपके कपड़े जो हैं वो प्रेस हो पाते हैं। तो इस बात आप याद रखेंगे
कि जो भी एलिमेंट होता है वो रेड कलर का हो जाता है और हीट वो प्रोड्यूस करने लगता है। जो अमाउंट ऑफ हीट है वो प्रोड्यूस होती है, वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल। ना वायर डिपेंड ऑन इट, जो वायर जिस मटेरियल से बनी है उसके बेसिस पर जो हीट है वो पास होती है, उसकी लेंथ के बेसिस पर, उसकी थिकनेस के बेसिस पर। इसलिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए जो वायर्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनाई जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स की और डिफरेंट डिफरेंट थिकनेसेस की बनाई जाती हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कम ज़्यादा हो सके। ठीक है, जो वायर्स होती हैं जिन्हें कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो ज़्यादातर नॉर्मली हॉट नहीं होती हैं। साथ ही में जो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजीली गर्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईजीली गर्म हो जाते हैं। जो फिलामेंट होती है इलेक्ट्रिक बल्ब की वो भी इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, इतनी हाई टेम्परेचर तक पहुँच जाती है कि वो ग्लो करने लग जाती है। अगर एक बहुत बड़ी अमाउंट में करंट पास किया जाए किसी वायर के द्वारा तो जो वायर है वो इतनी हॉट हो जाएगी कि वो मेल्ट हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, मेल्ट होकर ब्रेक हो सकती है अंदर से। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इस ब्लू बॉक्स को एक बार हम ब्लू बॉक्स को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसे यूज़ किया जाता है कि वो हीट प्रोड्यूस करे, लेकिन देखिए जो उसे लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वो हीट भी देता है जो कि हमें नहीं चाहिए होती है। इस रिजल्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज होती है। ये जो वेस्टेज है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स को यूज़ करके, जो कि बल्ब को हटाकर फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स का यूज़ करिए। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स यानी CFLs जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज बढ़ाते हैं और उनको ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर्स में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा वेस्टेज होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उनको यूज़ आप ना करें तो अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा एक बात तो समझ लीजिए कि कभी भी आप ट्यूब्स खरीदें या बल्ब्स खरीदें या CFLs खरीदें, उन पे एक ISI मार्क होता है जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का है। देखिए वो मार्क कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो देखिए इस तरीके से, उसमें एक डंडी होती है, ब्लैक कलर का होता है, फिर उसमें यों बना होता है और एक यों, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही होता है मार्क वो। तो इस तरीके का एक मार्क होता है, उसका आपको अच्छे से याद रखना है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस को भी खरीदने से पहले उस मार्क को आपको जो देखना चाहिए, जो ISI मार्क है वो इंश्योर करता है कि ये जो अप्लायंस है वो सेफ़ है और वेस्टेज ऑफ एनर्जी इसमें बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होती है। ठीक है, चलिए अब हम वापस अपने चैप्टर पर लौटते हैं। क्या है कि अब हम देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी जो वायर है वो टूट सकती है, मेल्ट हो सकती है क्या। देखिए आपको क्या करना है कि एक सर्किट बनाना है एक्टिविटी 14.3 का जो आपने बनाया था वही। फिर आप क्या करना है, हाउएवर रिप्लेस अ सेल विद अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। अब आपने पहले तो उसमें एक सेल लिया था, लेकिन अब आपको 4 सेल की एक बैटरी बनानी है। और अब आपको क्या करना है कि जो आपने नाइक्रोम वायर ली थी उसकी जगह आपको एक थिन स्ट्रैंड की स्टील वूल की वायर लेनी है। जो स्टील वूल है इसे कॉमनली यूज किया जाता है यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए, और ये आसानी से मिल जाएगी आपको ग्रोसरी शॉप्स में। ठीक है, और अगर आपके कमरे में कोई भी फैंस हैं, रूम्स हैं, फैंस हैं रूम्स में, तो उनको आप बंद कर दीजिए। और क्या करना है, करंट पास करिए उस सर्किट के थ्रू कुछ देर के लिए। क्या होगा कि जो स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल है उसको ऑब्जर्व करिए अच्छी तरीके से। अब आपको देखना है कि क्या होता है, जो स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल होगी क्या वो मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगी। देखते हैं, जो वायर्स होती हैं इन्हें कुछ स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है, वो बहुत जल्दी क्विकली मेल्ट हो जाती हैं और ब्रेक हो जाती हैं जब उनमें से इलेक्ट्रिक करंट्स को पास किया जाता है। और ये जो वायर्स हैं ये इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बनाने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। सभी बिल्डिंग्स में फ्यूज होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्यूज आपको पता ही होगा, फ्यूज की ये एक फ्यूज की आपको इमेज भी दे रखी है, जैसे सारी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल होती है घर की, जैसे सारी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल होती है उन्हीं को हम फ्यूज कहते हैं। ठीक है, अच्छा बिल्डिंग्स में फ्यूज का इंसर्ट होते हैं हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के द्वारा। तो देखिए मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट, और उसमें एक मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की, जिससे कि आराम से वो सर्किट से जितना करंट निकल सकता है उससे एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि इतने से ज़्यादा जाएगा तो फ्यूज़ उड़ सकता है, फ्यूज़ ख़राब हो सकता है। अगर एक्सीडेंट से ज़्यादा करंट उसमें चला जाता है तो जो वायर होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और उससे
आग भी लग सकती है। प्रॉपर फ्यूज जो होता है वो क्या करता है कि अगर जो बिल्कुल सही फ्यूज होंगे, जो फ्यूज होता है वो क्या करता है कि आपको क्या करेगा कि जैसे ही उसमें ओवर हीटिंग होने लगेगी वो अचानक से सर्किट को वहीं से ब्रेक कर देगा, यानी जो अपना स्विच है उसे ऑफ कर देगा, यानी सर्किट को ओपन कर देगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें से पास होना बंद हो जाता है, जिससे कि फायर का जो भी प्रॉब्लम होता है वो कम हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है, आप ये समझ लीजिए। इसलिए फ्यूज़ को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फ्यूज़ है वो एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमें प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के डैमेजेस से। जो फ्यूज़ हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग पर्पसेस में काम किए जाते हैं। जैसे 14.4 में आपको एक फ्यूज़ दिखाया गया है जो कि हमारे हाउसेज में होता है, देखिए ये रहा। और 14.5 में आपको एक फ्यूज़ दिखाया गया है जो कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जिनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्या है कि नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्टेड टू मेन सर्किट्स ऑन योर होम। You may however visit an electric repair shop and compare the burnt out fuses with new ones. अब क्या करना है कि अगर आपका कोई भी फ्यूज़ कभी ख़राब हो जाता है तो उसको आप अपने आप से सही मत करिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक शॉप पे जाइए, वहाँ से बुला के उससे सही करवाइए। अच्छा, एक रीज़न क्या होता है एक्सेसिव करेंट्स का इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, वो होता है डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स, सीधे लोग वायर्स को छू देते हैं। ये कब हो सकता है? जब इंसुलेशन ऑन द वायर्स हैज कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टियर। जो देखिए क्या है कि वायर्स की में इंसुलेशन हो जाती है, वो किस कारण होती है? वियर एंड टियर, यानी कि मतलब आप नंगी तारों के बारे में सही होगा, उसके कारण भी कई बार ज़्यादा इलेक्ट्रिक होता है, फ्यूज में पहुंच जाता है, जिससे से शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। एक और रीज़न होता है एक्सेसिव करंट का, कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट। अब बहुत सारे डिवाइसेस हैं वो एक सिंगल सॉकेट से कनेक्टेड है, तो उससे भी आपके एक्सेसिव करंट पास हो सकता है। और ओवरलोड इन द सर्किट ये भी है ना, आपने रिपोर्ट भी पढ़ा होंगी न्यूज़पेपर में, फायर जो शॉर्ट सर्किट्स वगैरह हो जाते हैं उनकी फायर की रिपोर्ट भी आपने पढ़ी होंगी। अच्छा, हमने ये देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज टू इट आवर एडवांटेज। हमने देख लिया कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो हमारे किस काम आ सकता है। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट्स ऑल्सो। जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या उसके और भी इफेक्ट्स होते हैं? हाँ जी होते हैं। अभी एक और इफेक्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे मैंने आपसे कहा था ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि देखिए अभी वाला ब्लू ब्लॉक्स पढ़ते हैं। ये देखिए क्या है कि देखिए नाउअडेज क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स एमसीबीज। आपने देखा होगा आपके एसीबी होते हैं तो उनके लिए एमसीबीज लगाई जाती हैं, इतना बड़ा फ्यूज नहीं लगाया जाता, इनका काम भी फ्यूज जैसा ही होता है। क्या होता है कि हाँ चलिए एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ, कंडक्टर और इंसुलेटर। आई होप आपने ये 6th क्लास में वैसे तो पढ़ी होंगी, फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। कंडक्टर होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली पास हो जाती है, और इंसुलेटर होते हैं जिनसे ये इजीली पास नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो स्विच होते हैं एमसीबीज, ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाते हैं जब करंट जो है सर्किट में वो सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, और फिर आप उन्हें ऑन कर दीजिए और सर्किट जो है वो वंस अगेन कंप्लीट हो जाता है। अब आप ISI मार्क भी होते हैं, देखिए ये रहा ISI मार्क, ये आपने देखे होंगे ISI मार्क आपको दिख रहा होगा, यही होता है ISI मार्क। ऐसा आप एमसीबीज पे भी देखें तो अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूजेस विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस कैरिंग ISI मार्क। नेवर यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ अ फ्यूज। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। कितना लंबा चैप्टर बचा है? चलो थोड़ा सा बचा है। चलो भैया अब पढ़ देंगे अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है? चलिए 14.5 की क्या एक्टिविटी कह रहा है भाई ये, चलो देखते हैं। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। ये आपने कोई मैच बॉक्स आपको खाली हो गया तो उसमें से कार्डबोर्ड ट्रे आप निकाल लीजिए उसमें क्या करिए आप इलेक्ट्रिक वायर उसके पास लगाइए फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे, यानी कि ऐसे देखिए ऐसे गोल 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 ऐसे उसे घुमा के उसे चारों तरफ ऐसे लगा दीजिए। फिर क्या करिए, एक छोटा सा कंपास रखिए उसके पास में, कंपास की नीडल होती है ना, कंपास नीडल, स्मॉल कंपास नीडल, उसके अंदर रख दीजिए। जैसे देखिए ये दे रखा है,
ये आपका कार्डबोर्ड मैच बॉक्स हो गया, इसमें आपने ऐसे वायर लगा दी 2-3 बार और उससे बीच में रख दिया आपने एक छोटा सा कंपास। फिर जो है जो फ्री एंड्स हैं उस वायर के उसको इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट कर दीजिए और एक स्विच से पास करते हुए, जो कि 14.7 में आपको फिगर में दिखा रखा है। ठीक है, अब क्या करिए, जो डायरेक्शन है जिसमें कि कंपास नीडल पॉइंट है उसको आपको डायरेक्शन को नोट करना है अच्छी तरीके से। जैसे नॉर्थ में पॉइंट होता है ज़्यादातर, तो नॉर्थ आपको लिखना है एन। फिर आप क्या करिए, एक बार मैग्नेट आपको पता ही होगा कैसी होती है, ऐसी सीधी सी, इसमें ऐसे ऐसे बार मैग्नेट लाइए और क्या करिए, उसको कंपास नीडल के पास रख दीजिए। क्या होता है, अब देखिए, जब आप देखेंगे कि जो कंपास नीडल को आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए और जो स्विच है उसे ऑन पोजीशन में ले आइए, आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी। जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी। अब मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन। अब आप स्विच को वापस ऑफ पोजीशन में ले आइए। क्या होगा कि जो कंपास नीडल है वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। जैसे कि ये कंपास बना लिया मैंने, अब इसकी जो नीडल है वो नॉर्थ पोजीशन में थी, तो वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, ऑफ पोजीशन में आते इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अब इस एक्सपेरिमेंट का 2-3 बार कर सकते हैं। अब ये क्या एक्सपेरिमेंट दिखाता है, ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि जो नीडल ऑफ कंपास है वो एक छोटी सी मैग्नेट होती है, आपको पता ही होगा, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा रहती है। अब हम जब एक मैग्नेट को उसके पास लाए तो जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट करने लगी। हमने ये भी देखा कि जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है व्हेन द करंट फ्लोज इन द नियर बाय वायर। अब वो जब भी डिफ्लेक्ट करती है जब उसमें से इलेक्ट्रिक भी उसके पास पहुंचता है, जब पास होती है इलेक्ट्रिक करंट भी, तो भी वो करती है। अब आप इन दोनों ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट करिए। जब करंट फ्लो करेगा किसी वायर से तो वायर जो है वो बिहेव करेगी लाइक अ मैग्नेट। ये लाइक अ मैग्नेट, जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अभी हमने 2 इफेक्ट पढ़े हैं, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। इस तरीके से 2 इफेक्ट होते हैं। हीटिंग इफेक्ट हीट प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेट बन जाएगी। अब ये जो साइंटिस्ट हैं हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, देखिए यहाँ पे इनकी इमेज भी दे रखी है और इनके बारे में इनकी डेथ और जन्म के बीच का टाइम भी दे रखा है। उनने भी ये सोचा, वो ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने नोटिस किया कि डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल है वो हर बार करंट पास होते ही वो डिफ्लेक्ट करने लग जाती है उसी कंपास की नीडल। उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। इसलिए क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक वायर के द्वारा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है, और यही मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मैग्नेटिक बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है ना। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है ना। चलिए अब इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे अपनी अगले टॉपिक से, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट अब क्या करना है, एक 75 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लोथ कवर्ड और एनिमल्ड फ्लेक्सिबल वायर एंड एन आयरन नेल और एक फ्लेक्सिबल सा वायर लीजिए जो कि लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर का लॉन्ग हो, आयरन नेल, जैसे कि ये दिखा रखा है आपको। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको, जो वायर है उसको कस के उस जो आपका नेल है आयरन नेल, उसके चारों तरफ लपेट दीजिए, ऐसे 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 करके लपेट कर क्या करना है आपको, जो फ्री एंड्स हैं उस वायर के उनको आप कनेक्ट कर दीजिए टर्मिनल्स ऑफ सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 14.9। इस फिगर में आपको जैसे दिखा रखा है, एक पॉइंट को पॉजिटिव टर्मिनल से एक पॉइंट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए, लेकिन वो स्विच से पास करते हुए निकालना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम इस ब्लू बॉक्स को पढ़ लेते हैं। रिमेंबर, याद रखिए कि जो स्विच है वो रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन द करेंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स एट अ टाइम। इतना याद रखिए कि करंट जो है उसको स्विच मत करिए कुछ सेकेंडों से ज़्यादा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी सेल को वीकन कर देती है और उसका जो लिक्विड होता है अंदर का उसे बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है। अब क्या करिए, आप आगे बढ़ते चलिए। अब पिंस जो होती हैं, पिंस उनको पास रखिए। देखिए जैसे यहाँ पे पिंस रखी हुई हैं, ये देखिए आल पिंस आप कह सकते हैं,
उनको आप पास रख दीजिए उस नेल के पास रख दिया आपने। अब करंट को स्विच ऑन करिए, क्या होगा, जो पिंस हैं वो क्लिंक करने लग जाएंगी टिप ऑफ द नेल, यानी कि जो ये जो नेल की टिप है इसके पास चिपकने लग जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? अब करंट को दोबारा स्विच ऑफ कर दीजिए आप। जो पिंस हैं वो अभी भी क्लिंगिंग कर रही हैं क्या उस नेल के आसपास? नहीं कर रही होंगी। क्यों नहीं कर रही होंगी? क्योंकि देखिए अभी आगे हमें आपको इसका रीज़न मिलेगा। जो कॉइल है, हमने अब एक्टिविटी में देखा कि वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जब उसके पास होता है जब तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ हो जाता है तो जो कॉइल है वो अपना मैग्नेटिज्म छोड़ देती है, और ऐसी कॉइल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ऐसी कॉइल्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, यानी कि अचानक से जैसे करंट ऑन हो वो अपनी मैग्नेटिज्म ले लें और जैसे बंद हो अचानक से छोड़ दें। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई जा सकती हैं, और उनसे बहुत बड़े बड़े हैवी लोड्स को भी खींचा जाता है। आपने क्रेन के बारे में पढ़ा होगा क्लास 6 से चैप्टर नंबर 13 में। जो क्रेन होता है, जो क्रेन का एंड होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि उससे अटैच रहता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उन्हें यूज़ किया जाता है जंग को भी हटाने में। जो डॉक्टर्स हैं टाइनी टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि वो कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई में आपको कुछ अगर मैग्नेटिक मटेरियल चलाया था तो उसको निकालने में भी उसका यूज़ किया जाता है। जो छोटे छोटे टॉयज हैं उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं उनके अंदर। अच्छा, इसका रीज़न नहीं मिला आपको, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैंने आपको बताया था जो आयरन है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए यहाँ पे आयरन नील दिया गया। देखिए क्या है कि जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो आयरन नील में भी इलेक्ट्रिक करंट गया, वायर थी उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट लग गया, उससे क्या हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, और आयरन जो थी वो तो आप पता ही होगा एक मैग्नेटिक मटेरियल है, वो उससे जाके चिपक गई, इसके कारण ही हुआ। अच्छा, अब बस एक आखिरी टॉपिक बचा है हमारे चैप्टर का, इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल आपके स्कूल में होंगी इलेक्ट्रिक बेल, तो अब हम इसी को समझते हैं इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है ना। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। अब देखते हैं वो किस तरीके से काम करती है। जो फिगर 14.20 है उसमें एक इलेक्ट्रिक बेल आपको दिखाई गई, देखिए रही है ना। उसमें क्या है, एक कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन एन आयरन पीस। एक आयरन पीस है, देखिए ये रहा, ये दो आयरन पीस हैं इनमें की जो कॉइल ऑफ वायर है वो उसे चारों तरफ लिपटी हुई है। जो कॉइल है वो एक्ट कर रही है एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू इट। जो आयरन स्ट्रिप आपको एक दिख रही है एक हैमर के साथ उसके एंड में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास ही रखी जाती है। ठीक है, ये रही इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी, इससे पास ही हो गई, और यहाँ पे आपका एक बजाने के लिए रखा जाता है मेटल का, है ना। जब देखिए क्या होता है, स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, देयर इज अ कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। अभी जो आयरन स्ट्रिप है इसमें एक पास में एक कॉन्टेक्ट स्क्रू होता है। कॉन्टेक्ट स्क्रू होता है जब आयरन स्ट्रिप कांटेक्ट होगी स्क्रू के साथ तो जो करंट होगा वो फ्लो करेगा कॉइल से, जिससे कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा आयरन नेल, है ना। अब क्या होगा, इट पुल्स द आयरन स्ट्रिप, अब वो आयरन स्ट्रिप को खींचता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हैमर होता है उस एंड का वो जाके स्ट्राइक करता है उस बेल के गोंग से और एक साउंड को प्रोड्यूस करता है। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल करती है उस आयरन स्ट्रिप को तो वो सर्किट को भी ब्रेक कर देती है, जिससे कि जो करंट होता है वो बहना बंद हो जाता है और कॉइल जो है वो मैग्नेटिज्म छोड़ देती है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहती है, जो कॉइल होती है अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहती है और वो आयरन स्ट्रिप को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, और जो आयरन स्ट्रिप है वो अब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है और उस कॉन्टेक्ट स्क्रू को दोबारा छू लेती है। क्या होता है, इस तरीके से पूरा सर्किट हो जाता है। जो करंट है वो फ्लो होता है कॉइल के थ्रू और जो हैमर है वो स्ट्राइक करता है गोंग को अगेन एक और बार वो स्ट्राइक करता है, और ये जो प्रोसेस है बार बार रिपीट होती रहती है, और जो हैमर है वो स्ट्राइक करता है गोंग को एवरी टाइम द सर्किट इज कम्प्लीटेड। दिस इज हाउ द बेल रिंग्स। ये तरीका हो गया कि किस तरीके से बेल रिंग करती है। तो इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अभी मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और आपके
कीवर्ड्स का अभी वीडियो मैं आपको डाल देता हूँ। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मेरे तीनों वीडियो जल्द से जल्द देखिए, मैं चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको प्लीज़ चैप्टर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।